हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 102 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 103 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 102 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अवश्य दें। परीक्षा नजदीक है, इसलिए पेपर के अनुरूप अगर आपको डलना है तो दोस्तों रोजाना आपको टेस्ट ज्यादा से ज्यादा संख्या में देना है। देखिए, ये संशोधित परीक्षा स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। 15 प्रश्न गणित के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 20 प्रश्न हिंदी के और 70 प्रश्न है वो दोस्तों जीके से संबंधित होंगे। जीके के प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, जैसे कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न है, बाकी सभी के दोस्तों 5-5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन ये मॉडल पेपर है वो देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान के किन वो जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है, यानी कि राजस्थान के किन जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पाली और बाड़मेर। पाली और बाड़मेर जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान है वो दोस्तों लगभग समान है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है तो दोस्तों 25 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए झालावाड़ जिले की जो सीमा है, झालावाड़ जिले की जो सीमा है दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ में लगती है और सबसे लंबी सीमा भी झालावाड़ की लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है तो दोस्तों ये पाई जाती है धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में ये उत्खात स्थलाकृति है वो पाई जाती है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि या उत्खात स्थलाकृति है वो धौलपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। ठीक है, और इनका निर्माण दोस्तों चंबल नदी से होता है, आप सभी को पता होगा ये तो। डी नंबर का ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, झालावाड़ अवस्थित है। बताइए झालावाड़ कहाँ पर अवस्थित है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हाड़ौती के पठार में झालावाड़ स्थित है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती। बताइए कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती। यहाँ पर आप देखिए, गेहूं, चना, सरसों ये तीनों फसलें हैं ये दोस्तों मावठ से लाभान्वित होती है, लेकिन कपास है वो लाभान्वित नहीं होती। सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं दोस्तों मावठ है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की मृदा यानी कि प्रधान मृदा मिलती है। बताइए राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में दोस्तों कौन से प्रकार की मृदा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इनसेप्टिसोल्स मृदा है वो पाई जाती है दोस्तों सिरोही और पाली जिलों में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आप इसे पथरीली मृदा है वो बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है। बताइए कौन सी नदी है वो कामधेनु नदी भी कहलाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है किसको बोलते हैं कामधेनु, तो दोस्तों चंबल नदी को बोलते हैं कामधेनु नदी। इसके अलावा बारामासी नदी भी कहते हैं, नित्यवाही नदी भी कहते हैं, मालव गंगा भी कहते हैं चंबल को। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, चंबल ही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल नदी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ झील या जलप्रपात दे रखे हैं, दूसरी तरफ झीलें दे रखे हैं, सुमेलित करना है। बताइए जल महल कहाँ पर है? दोस्तों जल महल है ये जयपुर में है। कहाँ पर है जल महल? झील जयपुर में। पांडुपोल जलप्रपात कहाँ है? तो दोस्तों ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। लूणकरणसर झील कहाँ है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। और फतेह सागर झील कहाँ है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3-1-4-2 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3-1-4-2। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, झील व जिला सुमेलित नहीं है। झील व जिला सुमेलित नहीं है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देखिए, पचपदरा झील नागौर। पचपदरा झील नागौर में है क्या? गलत हो जाएगा, ये बालोतरा में है दोस्तों। कहाँ पर है? बालोतरा में है ये पचपदरा झील है। डेबर झील उदयपुर में है, गेपसागर झील डूंगरपुर में है, और तालाब शाही झील धौलपुर में है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ये अपना पहला इसमें गलत दे रखा है। 11 नंबर का प्रश्न है, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है जेत सागर तालाब। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में यूरोपियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है। राजस्थान में यूरोपियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जो ये जल प्रबंधन के लिए दोस्तों ये कार्यरत है। ये यूरोपियन स्टेट पार्टनरशिप राजस्थान में ये प्रोग्राम है, ये जल प्रबंधन के लिए है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ है वनोत्पाद और दूसरी तरफ है पेड़। अपने को बताना है कि दोस्तों इमारती लकड़ी है वो किससे प्राप्त होती है? कौन से पेड़ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये शीशम से प्राप्त होती है दोस्तों, ये इमारती लकड़ी। ठीक है। और चारकोल, चारकोल किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये कीकर पेड़ से प्राप्त होता है, ये कीकर पेड़ से। और कत्था, कत्था दोस्तों खेर के वृक्ष से प्राप्त होता है। और बीड़ी है वो तेंदु के पत्ते से बनाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4-2-1-3। 4-2-1-3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4-2-1-3। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? निम्नांकित में से वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है मिलता है दोस्तों इनमें से, देखिए सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है यानी कि सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है तो वो है उदयपुर, 2753 वर्ग किलोमीटर है। 2753 वर्ग किलोमीटर है उदयपुर में। और अलवर का है दोस्तों 1196 वर्ग किलोमीटर। तो ये द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है तो अलवर में मिलता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बीकानेर और नागौर में। दोस्तों बीकानेर और नागौर जिलों में एससी की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 31.15% एवं 24.87%। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
20.15% तो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भारत में है, और 24.87% है ये राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों प्रतिशत क्या है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर इसमें बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ ग्रामीण दे रखा है, दूसरी तरफ नगरीय दे रखा है। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी प्रतिशत है वो है दोस्तों, ग्रामीण तो है 19.9% है और शहरी है दोस्तों 3.2%। ठीक है, ग्रामीण में है 19.9% और शहरी क्षेत्र में है यानी कि नगरीय क्षेत्र में है 3.2%। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एयरलाइंस जिसने 1 अप्रैल 2019 से किशनगढ़ और अहमदाबाद के बीच अपनी हवाई सेवाएं शुरू की, बताइए कौन सी एयरलाइंस ने 1 अप्रैल 2019 से किशनगढ़ और अहमदाबाद के बीच अपनी हवाई सेवाएं शुरू की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने? तो वो की थी स्पाइस जेट ने। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइस जेट ने। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिसंबर 2024 के अनुसार राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है? राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है? तो दोस्तों याद रखना है आपको 92.66 वर्ग किलोमीटर, 92.66 वर्ग किलोमीटर ये दिसंबर 2024 के अनुसार राजस्थान का सड़क घनत्व है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? ऊर्जा का कौन सा स्रोत पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सौर ऊर्जा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। अब देखिए भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 21 नंबर का प्रश्न है, 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा व बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा व बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, कब 1303 में आप सभी को पता है कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय ये गोरा और बादल है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो तो सभी को पता होगा दोस्तों, किसको? अजीत सिंह को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, मेवाड़ भील कोर का गठन है वो बताइए किस शासक के कार्यकाल में किया गया? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ के शासक महाराणा सरदार सिंह के समय दोस्तों मेवाड़ भील कोर की स्थापना है वो की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालानुक्रम क्या है? तो दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर है वो आसानी से दे सकते हैं। देखिए मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों 1938 में हुई थी, अप्रैल 1938 में। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों 1943 में तो इसकी स्थापना हुई थी और इसका पुनर्गठन है वो दोस्तों 1945 में हुआ था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है
दोस्तों 1 2 3 इसमें पहले से ही सही सुमेलित है ये, तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीरबल दिवस है वो दोस्तों कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 जुलाई 1946 को। दोस्तों बीरबल दिवस मनाया गया, कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ये बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया था, ये बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, बीकानेर। 26 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो दोस्तों रवैया है वो क्या था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है बताइए। तो इसका रवैया था पूर्ण रूप से स्वीकार, पूर्ण रूप से स्वीकार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और ये समझौते के प्रति दोस्तों 84 प्रकार के लाग कर में से 35 प्रकार के कर है वो हटा दिए गए थे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो दोस्तों कब हुआ? तो ये 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्व राजस्थान का मार्च 25 1948 को किसने उद्घाटन किया? पूर्व राजस्थान का मार्च यानी कि 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों देखिए दूसरे चरण का उद्घाटन है वो एनवी गॉडगिल के द्वारा किया गया था, नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा दोस्तों ये उद्घाटन है वो किया गया था। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? बताइए निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमों से संबंध नहीं था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन नहीं था बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रघुवर दयाल गोयल। ये इनका संबंध नहीं था दोस्तों, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से इनका संबंध नहीं था। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ और बद्री प्रसाद, इन तीनों का संबंध बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से था। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। पोपाबाई की पोल पुस्तिका की जो रचना है वो दोस्तों किसकी रचना है? तो ये जयनारायण व्यास की रचना है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हड़बूजी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हड़बूजी इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता? राइट आंसर हो जाएगा वो है ये संकरिया, पनिहारी और इंडोनी। ये तीनों नृत्य है वो दोस्तों कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, लेकिन यहाँ पे जो चरी नृत्य है ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न है, कौन सा किला पहले बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता था? बताइए कौन सा किला पहले बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों टोडगढ़। कौन सा है? टोडगढ़। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। टोडगढ़ अजमेर में है ये। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर जो कि पाली में स्थित है निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? बताइए रणकपुर जैन मंदिर है वो पाली में मथाई नदी के किनारे पर ये स्थित है और ये किस भगवान को समर्पित है? तो दोस्तों ये आदिनाथ भगवान को ये समर्पित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कोप्तागिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? राजस्थान में कोप्तागिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर एवं जयपुर। अलवर एवं जयपुर
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये दोस्तों लोक संगीत के साथ इनका संबंध था, और ये बपंग वाद्य यंत्र के दोस्तों एक प्रसिद्ध कलाकार थे। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया की किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? बताइए। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बेणेश्वर मेले का आयोजन दोस्तों किस दिन किया जाता है? तो ये माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हमीरहट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हमीरहट, तो दोस्तों हमीरहट चढ़े न दूजी बार, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। तो दोस्तों हमीरहट है, ये इसके लेखक हैं चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, अपन ने 20 प्रश्न है वो राजस्थान भूगोल के पढ़े भाग 1 में। भाग 2 के अंदर अपन ने राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़े। अब अपन भाग 3 के अंदर दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, संघवाद का अर्थ है, बताइए संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघवाद का अर्थ होता है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये संघवाद का अर्थ कहलाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान में भारत की व्याख्या है। संविधान में भारत की व्याख्या है, तो दोस्तों संविधान में भारत की जो व्याख्या है वो दोस्तों क्या है? तो भारत है वो राज्यों का संघ है, सीधा सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है राज्यों के संघ के रूप में है संविधान में भारत की व्याख्या। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर सभी को पता होगा दोस्तों, देखिए नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय है वो, इसका मुख्य विषय था दोस्तों वो है भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। दोस्तों भारत की में संवैधानिक व्यवस्थाएं, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? बताइए, निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, यह गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है, यह प्रबुद्ध धर्मनिरपेक्षता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न है, देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य का महाधिवक्ता। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ है वो कौन 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 लेता है? तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, एक तो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और एक है दोस्तों लोकायुक्त, राजस्थान लोकायुक्त है। उसकी नियुक्ति और शपथ है वो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है। तो बाकी इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान का महाधिवक्ता, इन दोनों का जो शपथ है वो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा नहीं दिलाई जाती। तो यहाँ पर इसमें एक और दो है वो सही हो जाएगा। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। बताइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुआ था, तो उनका नाम है दोस्तों वसुंधरा राजे। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 48 नंबर प्रश्न है, 15वीं राजस्थान विधानसभा को या का प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, प्रोटेम स्पीकर है वो किसे बनाया गया था 15वीं राजस्थान विधानसभा के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया था दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वीं के बनाए गए थे कालीचरण सराफ, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? बताइए, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है जयपुर और जोधपुर में। जयपुर और जोधपुर में यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत है राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो है दोस्तों धारा 19(7), धारा 19(7) के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के आदेश है वो बाध्यकारी होंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, सामान्य विज्ञान से संबंधित। देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए? तो वो है विवर्तन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विवर्तन। क्या सही है? नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक है तो वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बताइए ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है इन्हें। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? कौन अधात्विक खनिज है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा माइका, यानी कि इसको अब्रक बोलते हैं। ठीक है, अब्रक है वो दोस्तों अधात्विक खनिज है। बाकी दोस्तों क्रोमाइट, बॉक्साइट और मैग्नीज ये तीनों धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से विस्थापित करता है। धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से विस्थापित करता है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हाइड्रोजन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए अनुपयुक्त अपशिष्ट निपटान का परिणाम क्या हो सकता है? अनुपयुक्त अपशिष्ट निपटान का परिणाम क्या हो सकता है? तो दोस्तों क्या हो सकता है? तो वो है मिट्टी और जल प्रदूषण रोगों का प्रसार। मिट्टी और जल प्रदूषण रोगों का प्रसार। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें अब अपन भाग 6 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 56 नंबर का प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों ये 3 मई को मनाया जाता है। कौन सी मई को? 3 मई को मनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के किस क्षेत्र और उसके आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों एवं स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है? बताइए, हाल ही में कर्नाटक के किस क्षेत्र और उसके आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों एवं स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें श्री रंगपट्टनम। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्री रंगपट्टनम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, 2025 स्पेनिश ग्रां प्री किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने जीती? तो बताइए किसने जीती थी? तो ये जीती थी दोस्तों ऑस्कर पियास्त्री ने। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर थे दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, भारत में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख सरकारी योजनाओं में से कौन सी एक है? तो वो है दोस्तों इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अपन भाग 7 के अंदर दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं 61 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा भूषण सम्मान के लिए संशोधित सहयोग राशि की सीमा क्या है? संशोधित सहयोग राशि की जो सीमा है वो दोस्तों क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 15 लाख से 1 करोड़। 15 लाख से 1 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, जो शिक्षा भूषण सम्मान है ये 15 लाख से 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने वाले को दोस्तों ये दिया जाता है। ठीक है, और वहीं दोस्तों शिक्षा श्री सम्मान है वो 1 से 15 लाख तक से संबंधित है, यानी कि सहयोग राशि देगा उसको दिया जाता है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है नीरज चौधरी जो पर्वतारोही है, इनको राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित किया गया है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रद्युमन सिंह। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही, प्रद्युमन सिंह। 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर पासपोर्ट धारक कौन बनी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है, उनका नाम है रोजी बारोलिया। रोजी बारोलिया, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन बने हैं? तो वो बने हैं धनंजय सिंह खीवसर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो भाग 7 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? ये दोस्तों यहाँ पर एमएस एक्सेल का ये फॉर्मूला है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम है वो दोस्तों क्या होगा? इसका परिणाम होगा 1। क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे
जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है दोस्तों? वो है टर्मिनल आवश्यक है दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टर्मिनल आवश्यक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाने हेतु निम्न में से कौन से शॉर्टकट का उपयोग होता है? तो कौन से शॉर्टकट का उपयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रुप। ठीक है, समूह बनाने के लिए यानी कि ग्रुप बनाने के लिए कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है? कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टीसीपी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा टीसीपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 70 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में जूम इन करने पर पुनरावलोकन पृष्ठ प्री पेज के चारों तरफ घूमने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी कि जूमिंग करने पर पुनरावलोकन पृष्ठ के चारों तरफ घूमने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कंट्रोल। देखिए यहाँ पे किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो एरो कीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों, एरो कीज का उपयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरेश का सुर प्लस ईस, रमेश का राम प्लस ईस गलत हो जाएगा। तो दोस्तों रमेश का हो जाएगा रमा प्लस ईस। ठीक है, और इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये अपना इसमें गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद होगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। 73 नंबर का प्रश्न है, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो दोस्तों दुस्साहस में उपसर्ग है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दुस। क्या हो जाएगा? दुस उपसर्ग हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 74 नंबर का प्रश्न है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? बताइए, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजा। भाई अज का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? अजा बनेगा। तो यहाँ पर इसमें आप प्रत्यय लगेगा दोस्तों, इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो दोस्तों इसमें महेंद्र है, वो दोस्तों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बाकी तीनों दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, वाक्य में विशेष्य कब आता है? वाक्य में विशेष्य कब आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष्य कब आता है? तो दोस्तों कहीं पूर्व में कहीं बाद में, कहीं पूर्व में कहीं बाद में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, कहीं पूर्व में तो कहीं बाद में आ सकता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? दोस्तों संस्कृति का विशेषण है वो सांस्कृतिक होगा। क्या होगा? सांस्कृतिक। ए नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न है, वह दौड़कर चलता है वाक्य में क्रिया है। वह दौड़कर चलता है वाक्य में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्म्य। देखिए यहाँ पर
क्या दे रखा है, ये वाला जो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए महात्म्य दे रखा है, यहाँ पर देखिए महात्म्य तय आधा आएगा दोस्तों इसमें, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका अगर अपन विग्रह करेंगे तो महात्मा प्लस यह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा भोजन बनाने की व्यवस्था करें, भोजन बनाने की व्यवस्था करें, ये वाक्य दोस्तों यहाँ पर क्या है, शुद्ध है। यहाँ पर देखिए महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे, तो 1 तारीख के दिन की जरूरत क्या पड़ी, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था कि महाविद्यालय 1 तारीख को खुलेंगे। ठीक है, तो ये कथन है वो इसमें के दिन, ये गलत हो जाएगा इसमें। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता, तो दोस्तों निश्चित रूप से नहीं कह सकते, ये हो सकता था, इसमें एक ही सही है, सी नंबर का। आगे देखिए कौन सा विलोम युग्म नहीं है, बताइए कौन सा विलोम युग्म नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसमें उचित का अनुचित होगा, उचित का अनुचित होगा। ठीक है, संपत्ति का विपत्ति होगा, संयोग का वियोग होगा, खंडन का दोस्तों विखंडन नहीं होता, क्या होता है, मंडन होता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मंडन। 83 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म विलोमार्थक है, कौन सा युग्म विलोमार्थक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें विलोमार्थक हो जाएगा, इसमें रथ का निरत हो जाएगा। देखिए रथ का निरत नहीं होता, विरत होता है, क्या होता है, रथ का दोस्तों विरत होता है। और आधुनिक का दोस्तों यहाँ पर नवीन, तो आधुनिक का होता है दोस्तों प्राचीन विलोम। और रिजु का दोस्तों वक्र होता है, ये इसमें बिल्कुल सही है, रिजु का क्या होता है, वक्र होता है, बिल्कुल सही है। और प्रवृत्ति का आवर्ती, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, प्रवृत्ति का जो विलोम होता है वो निवृत्ति होता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 84 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए धरा अनुजा तनुजा, धरा अनुजा तनुजा, ये क्या है, ये पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, धरा है वो पृथ्वी का है पर्यायवाची, बाकी दोस्तों जंगल के हैं विपिन कानन वन अरण्य गहन। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 85 नंबर का प्रश्न है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है। तो दोस्तों होगा, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है, यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो एटीमोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, एटोमोलॉजी, एटीमोलॉजी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 87 नंबर का प्रश्न है, बादल का तत्सम शब्द है, बादल का तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें बादल का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा वारिद। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वारिद। 88 नंबर का प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। तो वो है देखिए यहाँ पे, किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन, किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर है समालोचना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समालोचना। 89 नंबर का प्रश्न है, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, पैर फैलाकर सोना यानी कि निश्चित होकर सोना। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो वो है दोस्तों यहाँ पर सदा एक सी स्थिति बने रहना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सदा एक जैसी स्थिति बनी रहना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज, यानी कि अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही क्या है, स्पेलिंग है। तो दोस्तों सही स्पेलिंग इसमें कौन सी है, तो वो है देखिए एम्ब्रेस,
एम्ब्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, सुनर आउट ऑफ द फील्ड देन ही फेल डाउन। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, ये पास्ट सिंपल टेंस का है, इसलिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यहाँ पे जो नो सूनर है ये दोस्तों नेगेटिव एडवर्ब है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों डिड ही गो। डिड ही गो का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर है दोस्तों पैसिव वॉइस बताना है, तो इसमें देखिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें ए ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तरु फॉर जंपिंग द रेड लाइट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर भी जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे पता चलता है कि दोस्तों पैसिव वो इसमें ये वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें तरु वाज फाइंड बाय ए पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, द दोस्तों हंचबैक वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाई के बाद एवरीवन आया है, तो एक्टिव वॉइस प्रारंभ होगी, और दोस्तों वाज बीइंग आया है, तो दोस्तों एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन वाज लाफिंग एट द हंचबैक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। चूज द करेक्ट ऑप्शन है चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए, हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर सेड हिज न्यू एम्प्लॉयर। हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर सेड हिज न्यू एम्प्लॉयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए, इनडायरेक्ट में दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम whether he had done that sort of work before। तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए he said honesty is the best policy। तो दोस्तों honesty is the best policy ये स्टेटमेंट है, ये दोस्तों जनरल ट्रूथ है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय दोस्तों टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ही सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ओनली माय बेस्ट फ्रेंड अंडरस्टैंड्स मी। दोस्तों अब इसका अपने को क्या करना है दोस्तों, देखिए नेगेटिव बनाने के लिए दोस्तों अपने को इसमें क्या करना होगा, नन बट से प्रारंभ करना होगा दोस्तों इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नन बट माय बेस्ट फ्रेंड अंडरस्टैंड्स मी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, नो वेयर in the world will you find a monument like the Taj Mahal। Nowhere in the world will you find a monument like the Taj Mahal। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा,
बताइए। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों नो वेयर से आरंभ हो तो दोस्तों इंट्रोगेटिव वेयर से आरंभ होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड ए मोमेंट लाइक द ताजमहल। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए खालिस्तान भरना है दोस्तों। देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए जेम्स इज वन ऑफ बॉयज आई नाउ। तो क्या आएगा? तो दोस्तों वन ऑफ के बाद दोस्तों हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। तो यहाँ पे द मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज आई नाउ। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमिनर आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए आई हैव ऑलरेडी स्पेंट मनी आई हैड। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है मनी। तो इसके बाद दोस्तों आई हैड का यूज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों द या लिटिल का यूज होगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर सॉरी द लिटिल का यूज होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द या लिटिल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें या तो द मनी कर दीजिए या सॉरी इसमें लिटिल मनी कर दीजिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा दोस्तों, या तो द का कर दीजिए या दोस्तों लिटिल का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव मनी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों एनी या मैनी या मच का यूज होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एनी मनी हो जाएगा यहाँ पे। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। दोस्तों इसमें देखिए आई एम नॉट वेरी क्लेवर कुकिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लेवर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एट कुकिंग आएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए दोस्तों क्वाटेशन ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स इन द सेम फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं जिसको आप बोल सकते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसके लिए? तो ये क्वाटेशन मार्क। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, या इसमें याद रखना है जैसे कि ये वाला, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए हिंदी ट्रांसलेट दोस्तों यहाँ पर देखिए सॉरी हिंदी ट्रांसलेशन करना है। सेंटेंस देखिए सेंटेंस यहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों। वाटर कंजर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज पिटीशन, डिस्चार्ज पिटीशन के लिए हिंदी शब्द क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों उन्मोचन याचिका, उन्मोचन याचिका। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2/5, 6/25 एवं 8/35 का लेस क्या होगा? अब दोस्तों यहाँ पर आपको लेस निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अंश का तो लेस निकलेगा और हर का मैसे पे निकलेगा। तो 6, 2 और 8 ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें तीनों का भाग चला जाए? ठीक है, तो दोस्तों वो है 24, ठीक है। 24 में तीनों का भाग चला जाएगा। तो 24 क्या है? ये दोस्तों अंशों का लैसा है और हरों का दोस्तों मैसे पे क्या हो जाएगा? 5, 25 और 35, इसका हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। यानी कि 5 का भाग सभी में जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24/5 कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर के ऑप्शन में है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है। एक पंसारी ने 5 लगातार महीनों में
6,435 रुपए, 6,927 रुपए, 6,855 रुपए, 7,230 रुपए और 6,562 रुपए की बिक्री की है। छठे महीने में उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए कि औसत बिक्री 6,500 रुपए रहे? तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, 6 इंटू 6,500 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 39,000। कितना हो जाएगा? 39,000। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो 5 महीने के दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं लगातार बिक्री, इन सभी को जोड़ना है। तो दोस्तों 6,435, 6,927, 6,855, 7,230 और 6,562, इन सभी को आप जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो दोस्तों इनको सभी को जोड़ोगे तो 34,009 आ जाएगा। ठीक है, और ये 34,009 है वो 39,000 में से दोस्तों घटाना है, तो कितना बचेगा? तो दोस्तों ये बचेगा 4,991, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ये छठे महीने में दोस्तों इतनी बिक्री करनी है उसे, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट का प्रस्ताव देता है और फिर भी 26% का लाभ अर्जित करता है। अंक 280 अंकित मूल्य की वस्तु का दुकानदार के लिए वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों सीधा सा है, तो यहाँ पर 280 इंटू 10% की छूट देता है तो 90/100 इंटू 100/126। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप इसको काट लीजिए दोस्तों। देखिए 100 से दोस्तों ये 100 कट गया, 90/126 बचे, तो 200 इंटू 90/126, तो आप इसको काटोगे तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत है। तो दोस्तों अंतर कितने का है? 3/20 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, 3/20 इंटू 100 कर लीजिए, तो ये कितना कट गया? 5 बार कट गया, तो 5 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों? 15। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12/2% के बराबर है? तो दोस्तों देखिए 12/2, तो इसको 12.5 अपन लिख सकते हैं, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अपने को x निकालना है, यानी कि धनराशि निकालनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 इंटू 12.5/25। काट दीजिए दोस्तों, ये 12.5 से ये 2 बार कट गया। ठीक है, 180 में दोस्तों 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना होगा? उस संख्या का 65% कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उस संख्या का 65% कितना होगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माना कि दोस्तों संख्या है वो x है, तो यहाँ पर है x इंटू 4/5 माइनस x इंटू 45/100 बराबर 56। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 4x/5 माइनस 9/20। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 56। तो दोस्तों यहाँ पे 16x/20 माइनस 9x/20 बराबर 56। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ 160 इसका सही उत्तर होगा। सॉरी 160 तो आ ही जाएगा, 160 तो दोस्तों इसमें x आ गया। ठीक है, अब 160 का दोस्तों 65% निकालना है, तो 160 का दोस्तों 65% कितना होगा? तो वो हो जाएगा 104। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हरि अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/2 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज उठाता है। यदि उसकी वार्षिक आय 1683 रुपए है तो उसके पास कितना धन था? तो उसके पास कितना धन था वो अपने को बताना है दोस्तों। ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है, लेकिन इसका उत्तर आएगा दोस्तों 21,037.5। ठीक है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 113 नंबर का प्रश्न है। देखिए 64,000 रुपए की राशि पर 7.5 वार्षिक दर से
3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जिसे प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है, क्या होगा बताइए। तो दोस्तों देखिए, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, 64,000 इंटू 7.5, यानी कि दोस्तों आप इसको 107.5 है वो लिख दीजिए। 100 दर है तो 100 प्लस दर होगी, तो 107.5 बटे 100 इंटू 107.5 बटे 100 इंटू 107.5 बटे 100। बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों फिर 64,000 में से इसको माइनस कर देना, ब्याज आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 15,507, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी, बताइए। ऑप्शन उठा के कर लीजिए, सीधा सा मैं आपको बोलता हूं। अगर आप नहीं करना चाहते ऑप्शन उठा के तो दोस्तों वैसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय बराबर 1352 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं 104 बटे 100 इंटू 104 बटे 100, 104 बटे 100 इंटू 104 बटे 100 बराबर दोस्तों 1352 दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको आप काटोगे तो दोस्तों ये कितने से कटेगा, 27 से, और ये 25 से। ठीक है, तो सॉरी 26 से। देखिए 2 वर्षों में चक्रवर्ती 4% की उससे दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 104, 104 का आधा कितना होता है दोस्तों, ये होता है 54, सॉरी 52, और 52 का आधा कितना होता है 26। तो सॉरी, यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिखेंगे 26/25। ठीक है, तो यहाँ 26/25, और ये दोस्तों ये 26 से 4 बार कटा है, और ये 25 से 4 बार कटा है। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिखेंगे दोस्तों 1352, 1352 इंटू 25, 25 इंटू 25 बटे 26 इंटू 26। बस इसको काटना है। इसको आप काटोगे तो दोस्तों 1250 रुपया आ जाएगा। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x अनुपात y किसके बराबर है। तो x अनुपात y है वो किसके बराबर है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसमें, किसके, देखिए 15 और 10 का यहाँ पर दे रखा है, x का 15% y के 10% का तिगुना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2:1। क्या हो जाएगा, 2:1 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों 100 इंटू 3 कर लीजिए कितना, 300, और 15 इंटू 10 कर लीजिए कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ पे 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात x है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों x का मान है वो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात मान लीजिए x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर बराबर दोस्तों x-2 x-3, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर -5x प्लस 6। तो दोस्तों 5x बराबर 6, तो यहाँ पर 6/5, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, अमित, सुमित व नमित 3:5:9 के अनुपात में एक धनराशि लगाकर किसी साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा निवेश की गई धनराशियों के समयों का अनुपात 2:3:1 है तो ज्ञात कीजिए कि व्यापार में हुए लाभों के बीच उन किस अनुपात में बांटा जाएगा, किस अनुपात में बांटा जाएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर धनराशियों का अनुपात दे रखा है 3:5:9, और दोस्तों समय भी दे रखा है यहाँ पे 2:3:1। तो लाभों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ये इसका 3 है तो इसका 2 है, इसका 5 है तो इसका 3 है, इसका 9 है तो इसका 1 है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 अनुपात, और इसका 5 इंटू 3
तो क्या हो जाएगा 15, और 9 इंटू 1 तो ये 9, तो ये कट रहा है 3 से, तो 3 से कट रहा है, तो ये 2 बार कटा, ये 5 बार कटा, और ये 3 बार कटा, तो 2:5:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर प्रश्न है, ए, बी तथा सी एक काम को मिलकर 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो दोस्तों सी अकेला उस कार्य को कितने मिनट में पूरा करेगा? तो दोस्तों देखिए, एबीसी द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य है वो कितना है? तो दोस्तों 1/30 मिनट, ठीक है। और ए और बी द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य कितना है? तो दोस्तों सॉरी, ए और बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 1/50। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 1/30 माइनस 1/50 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका लहजा कितना निकलेगा? तो ये 150 निकलेगा, ठीक है। तीनों का भाग जा रहा है इसमें। अभी देखिए 30 का भाग दोस्तों 150 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 50 का कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो यहाँ पर 5 माइनस 3 बटे दोस्तों 150, तो क्या हो जाएगा? 2/150, तो यानी कि 1/75, यानी कि दोस्तों सी द्वारा कार्य करने में लगा समय है वो 75 मिनट है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। बताइए कि पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है? तो पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है? औसत चाल निकालना है, तो यहाँ पर 2 इंटू दोस्तों आधी यात्रा इंटू पूरी आधी यात्रा कितने में करी? 6 किलोमीटर में, और आधी यात्रा 3 में, तो यहाँ पे 2 इंटू 6 इंटू 3 बटे दोस्तों इनका योग कितना हो जाएगा? 6 और 3 9, बस। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36/9 कर लीजिए, तो दोस्तों 36/9 करोगे तो 9 चौका 36, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए दंड चित्र में एक फर्म के 8 वर्षों का राजस्व को दर्शाया गया है। राजस्व के सभी आंकड़े करोड़ रुपए में दर्शाए गए हैं। कितने वर्षों में फर्म का राजस्व इन 8 वर्षों के औसत राजस्व से कम है? दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ना, ये 300, 260, 350, ये जो संख्या दे रखी है, इन सभी को दोस्तों जोड़ना है। इन सभी को जोड़ के ये 8 का भाग देना है। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ के आप किसका भाग दोगे? 8 का। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2340 आ जाएगा, और इसमें आप 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 292.5। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा था, राजस्व, फर्म का राजस्व इन 8 वर्षों के औसत राजस्व से कम है। तो दोस्तों किस में कम है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तो है 260 में कम है, ठीक है, 292 से कम है ना, एक तो 260 में कम है यानी कि 2010 में, और एक है दोस्तों 2013 में, एक 2015 में, और एक है 2016 के अंदर। तो यहाँ पर इसमें 260, 250, 240 और 280, तो कितने वर्षों का है? तो दोस्तों 4। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों का जो राजस्व है वो औसत राजस्व से कम है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।